चलिए, तो आज अपने को क्या पढ़ना है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज अपने को मैग्नेटिज्म पढ़ना है। 5 टॉपिक्स के मेनली पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से 5 देखिए। पहला आपको पढ़ना है बार मैग्नेट। दूसरा आपको पढ़ना है बायो-सेवर्ट लॉ, साथ में ACL। तीसरा आपको पढ़ना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। चौथा आपको पढ़ना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। पांचवा आपने पढ़ना है बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। एक टॉपिक है मटेरियल, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक लेते हैं और देखते हैं कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या क्या करना है। तो फर्स्ट टॉपिक डालते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करिए, तो पूरा मैग्नेटिज्म आपकी 3-4 पेज में हो जाएगी और तुम्हें फोकस्ड मिलेगा इससे, कि तुम फोकस्ड रहोगे कि हाँ किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आए। और अपन ये डिस्कस भी करेंगे कि जैसे हमने डाइपोल पढ़ लिया, बार मैग्नेट, तो फिर अब हम पूरे सवाल जो भी उसके हैं वो एक साथ मेंस और नीट के कर लेंगे। और मैंने आपको टेलीग्राम पर ही बोला था कि आप इसी चैनल को नीट इजी टू क्रैक को ज्वाइन कर लीजिए। अब जो भी डिस्कशन होगा, जितने भी सवाल का, वो मैं टेलीग्राम पे आपको PDF दे दूंगा क्वेश्चन की। मेंस प्लस PYQ नीट का होगा, उसको निकाल लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो उसमें हर चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ओके। इससे क्या होगा, आपको सवाल मेरे लैंग्वेज में नहीं समझना पड़ेगा, आपके सामने होगा। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है ना। क्या होता है, बिल्कुल एक बार की तरह होता है बार मैग्नेट। ठीक है, नहीं वो वाला बार नहीं, ठीक है, एक बार मैग्नेट। बेटा इसके 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल को रिप्रेजेंट -m से करते हैं, नॉर्थ पोल को +m से। व्हाट इज m? m को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ये क्या चीज़ होती है? कहते हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहीं पोल स्ट्रेंथ होती है। कैसे समझाता हूँ, देखो। सपोज करो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, -m +m। कोई बच्चा सोचेगा कि क्या पोल्स हमेशा एंड पे होते हैं? बिल्कुल। कैसे वो जज कर पाए? उन्हें कहा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लोहा लेता हूँ, रॉड, बार मैग्नेट पे टच करता हूँ। इंटेंसिटी मुझे लगती है कि बीच में कम है, लेकिन किनारों पे इंटेंसिटी बहुत है, मतलब ज़्यादा फोर्स मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ किनारों पे एज़ कम्पेयर टू द मिडल। जहाँ मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है आपके हाथों पर लोहे को पकड़ते हुए, वही पोल होता है। तो पोल्स पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ओके, दूसरी बात और क्या है पोल स्ट्रेंथ में? देखो जो पोल स्ट्रेंथ होता है, इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आपका बार जो मैग्नेट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने वाला, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। बार मैग्नेट किसका सोर्स है? तो आप खुद ही कह रहे हो कि क्योंकि ये क्या है, ये एक बार मैग्नेट है, तो इसका काम क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही, सोर्स है बी का। अगर ये बी का सोर्स है तो बी को ये रेडिएट कैसे कर रहा है? देखो बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, ठीक है, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, ये फील्ड लाइंस होती हैं। इसका मतलब है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्लोज लूप। ठीक है, तो ये फर्क है। तो आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, वो कभी क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन बार मैग्नेट आपका हमेशा क्लोज लूप फॉर्मेशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्मेशन करती है। तो बार मैग्नेट एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, कि वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट करती है। कैसे होती है? अंदर जो होती है बार मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। आई होप आप समझ पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज़, तो 2 बातें समझ गई। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है,
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, एरिया पर डिपेंड करती है, जहाँ इंटेंसिटी बार मैग्नेट में सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर हम कहते हैं दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, बार मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, एक डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब एक प्लस एम होता है, एक माइनस एम। तो साउथ पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, माइनस एम से करते हो, नॉर्थ पोल को प्लस एम से करते हो, ठीक है ना। और डाइपोल एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब ये है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बार मैग्नेट में क्या किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल एग्जिस्ट आप कलेक्ट्रो में तो कर सकते हैं, बट डाइपोल में ये पॉसिबल, बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि मोनोपोल का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी पे। दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे पहली प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इजी है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, बस तुम फोकस रखना है, ठीक है ना। चलो, एक बार मैग्नेट बनाया, साउथ पोल या नॉर्थ पोल लिया, रिप्रेजेंटेड बाई माइनस एम, नॉर्थ पोल प्लस पोल डिस्टेंस सेम नहीं दोनों। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। तो अगर कभी कोई बोले कि बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कैसे लोकेटेड होता है, तुम कहोगे साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल। पोल स्ट्रेंथ कितनी है उस बार मैग्नेट की और उन पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मतलब एम का फार्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ इनटू एल इफेक्टिव। व्हाट इज एल इफेक्टिव, हाँ, एल इफेक्टिव इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल, साउथ एंड नॉर्थ के बीच कितनी सेपरेशन है बार मैग्नेट के अंदर। बट ये चेंज हो जाएगा, तो ये एक इफेक्टिव सेपरेशन है, मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, याद रखना इसको, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। क्योंकि कई बार क्या होगा, हम बार मैग्नेट को मोड़ेंगे, मतलब बेंड करेंगे, तो जब बेंडिंग करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन इफेक्टिव सेपरेशन चेंज हो जाएगी। तो याद रखना, जो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। ओके, चलो, डायरेक्शन किधर होगी, समझा दिया था आपको, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कितने टाइप के आएंगे। फ्रेम वन, ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसके फ्रेम के सवाल। पहला फ्रेम, ब्रेकिंग। इसे कटिंग ऑफ डाइपोल कहते हैं, कि हम डाइपोल को कट करेंगे। दो तरीके हैं, देखो, पहला पोल स्ट्रेंथ एम की है, माइनस एम प्लस एम, साइन लेना नहीं होता है आपको, सिर्फ पोल स्ट्रेंथ में एम चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ओके, और इफेक्टिव लेंथ एल। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सवाल कह रहा है एम है, एम इंटू एल। अब दूसरे में वो कह रहा है, कि अगर मैंने बार मैग्नेट को काट दिया, कैसे काटा देखो, ऐसे बीच से काट दिया, ठीक है ना, अपन ने बीच से उसको ऐसे काट दिया, ठीक है, बीच से आपने काट दिया, और दूसरे पेन लेता हूँ, ठीक है, आपने बीच से काट दिया, एक टुकड़े की लेंथ L/2 होगी, वही साउथ पोल, वही नॉर्थ पोल, एरिया चेंज नहीं हुआ, माइनस एम प्लस एम। अब बताओ इसका कितना होगा, एक टुकड़े का, तो एम डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ तो वही रहा, क्योंकि सोचो ना, तुम ट्रांसवर्स कट कर रहे हो तो एरिया तो नहीं बदलेगा ना, एरिया तो तब बदलेगा लेंथ से डिवाइड करोगे तुम। एल इफेक्टिव कितना दोस्त, L/2, एम L/2 मतलब कैपिटल M/2, कैपिटल एम पहले का। इसका दूसरा टाइप, ठीक है ना, एरिया है, इफेक्टिव लेंथ एल। तो पोल स्ट्रेंथ एम है, इफेक्टिव लेंथ एल है। डाइपोल मोमेंट अभी कितना है पूरे टुकड़े का, एम इंटू एल, साइन लेना नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
उन्हें कहा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर ये रहा हूँ कि अब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ बीच से। तो जब बीच से काटोगे तो एरिया आधा हो जाएगा एक टुकड़े का। तो बोलो लेंथ तो वही रही, एरिया हो गया a/2। एरिया a/2 होने से पोल स्ट्रेंथ आधी होगी क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब जब तुम देखोगे m डैश इस टुकड़े का कितना होगा, m डैश कितना होगा, तो तुम कहोगे m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ हाफ हो चुकी है एरिया आधा होने के कारण, इफेक्टिव लेंथ l ml/2, ml कितना पहले का m/2। तो चाहे लेंथ आधा करो चाहे एरिया आधा करो, डाइपोल मोमेंट हमेशा आधा हो जाता है ड्यू टू द m/2 और l/2। पहला टाइप का सवाल हो गया, याद हो जाएगा। ये देखो फ्रेम्ड हो गया, याद रख लो इसको, एक टाइप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 बेंडिंग। अब ये क्वेश्चन तुमसे नीट ने पूछा है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट बेंडिंग करते हैं। बेंडिंग के कैसे सवाल आएंगे देखो, तभी हम डाइपोल के ही सवाल कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकालने के तरीके पे। बेंडिंग में क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करते हैं एक रॉड है 12 मिनट की और वो है -m + m पोल स्ट्रेंथ, एल इफेक्टिव एल के बराबर है। इस समय डाइपोल मोमेंट m है, तो m है तो वैल्यू कितनी होगी m/l। उन्होंने कहा हमने इसको तोड़ दिया, एल शेप बना दिया, ऑफ लेंथ l/2 l/2, दिस इज -m + m। अब बताइए इस मुड़े हुए 12 मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सुनो क्या करना है, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पोल्स, सीधी रेखा, क्या यही है, बिल्कुल। व्हाट इज एल इफेक्टिव, l/√2। अरे अप्लाई कर रहे हैं ना पाइथागोरस। व्हाट इज m डैश, पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा मोड़ने से, रॉड मोड़ रहे हो तो एरिया थोड़ी चेंज किया, एल इफेक्टिव l/√2। कितना आ गया, ml इज कैपिटल m/√2। एक सवाल और, ये जो सवाल है वो नीट का है, तो कुछ सवाल मैं अभी भी ले ले रहा हूँ टॉपिक में समझाने के लिए कि कैसे सवाल आते हैं, फिर एक साथ करेंगे मेंस। यहाँ पे है एक रॉड है -m + m, रॉड की लेंथ है, इसको एक आर्क के फॉर्म में मोड़ा गया, ठीक है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, रेडियस r, लेंथ है। तो आर्क की लेंथ तो आई थिंक अगर मैं इस रॉड को मोड़ दूंगा तो आर्क तो ये रॉड की लेंथ ही होगी, ठीक है। उन्हें कहा है अब बताइए ये -m है कि ये +m है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा जबकि इसका m था। तो स्ट्रेट रॉड का अगर m था तो पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ ml, क्योंकि आंसर हमेशा आपको कैपिटल M के टर्म्स में बताना होता है कि पहले कितना मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है। आइए एल इफेक्टिव निकाल लेता हूँ, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, ये तुम्हारे एल इफेक्टिव हो गया, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो देखो ये आर है तो ये भी क्या है, आर है, कन्फर्म है दोस्त ये भी आर ही होगा, एल इफेक्टिव भी आर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। नहीं करना चाहते ऐसे प्रेडिक्ट तो क्या करो, परपेंडिकुलर डालो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, क्या निकाल लूँ मैं, परपेंडिकुलर sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r/2। ऐसे कितने पी हैं बे भाई, 2। तो व्हाट इज द एल इफेक्टिव, 2p, आधा आधा सेगमेंट है ना, तो एक पी है तो दूसरा भी पी है, 2p इक्वल टू r, बोला भी था आर ही आएगा। तो आसान है, m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ तो बदली नहीं, एल इफेक्टिव r, आंसर नहीं मिलेगा, r के टर्म में आंसर्स नहीं आते हैं, l के टर्म्स में, क्योंकि तुम्हें कैपिटल M से रिलेट करना होगा m डैश को। ओके जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ क्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना था टोटल आर्क का, 30 विच इक्वल टू π/3। फार्मूले में एंगल कभी भी डिग्री में नहीं होता, रेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ एल आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 3l/π, m डैश जी पोल स्ट्रेंथ इंटू आर 3l/π, व्हाट इज द वैल्यू 3/π ml, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ml 3/π कैपिटल है m डैश।
टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दो तरह के सवाल हो गए। थर्ड, अभी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करवा रहा हूँ। थर्ड, वेक्टर एडिशन। क्या है वेक्टर एडिशन? ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास दो बार मैग्नेट हैं, एम एम दोनों सेम है, इस अरेंजमेंट का एम नेट बता दो, एंगल 0 है कितना? 2m। दैट्स कॉल्ड वेक्टर एडिशन। बोले कि नहीं, दो बार मैग्नेट कुछ ऐसे हैं, परपेंडिकुलर, ये m1 है, ये m2 है, एंगल 90 है। अब एम नेट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम नेट विल बी, बिल्कुल बीच में अगर वैल्यू सेम हो तो एम नेट कितना? अगर m1 अलग अलग है तो मैं निकाल सकता हूँ 90 के लिए m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। और अगर इफ़ m1 बराबर क्या होता है m2, तो रिजल्ट याद है? बिल्कुल, दो वेक्टर्स इक्वल वैल्यू के 90 एंगल पर रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वैल्यू। ये है वेक्टर एडिशन। डायरेक्शन देख लो, वेक्टर एडिशन कर लो, एंगल को ध्यान में रखते हो। ओके, इसका मतलब ये है कि तुमसे अब नीट ने एक सवाल पूछा, वही सवाल मैं करवा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास कुछ अरेंजमेंट्स हैं, एम एम, मैं बार मैग्नेट बना के सीधा उनका डाइपोल मोमेंट बना रहा हूँ। एम एम 60 डिग्री, 90, एम एंड एम 30 डिग्री। आपसे कहा गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसका नेट डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा? ओके, दो वेक्टर्स 0 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, तो एंगल ज़्यादा, वेक्टर एडिशन का नियम है, एंगल ज़्यादा वैल्यू कम। सबसे कम एंगल किसका? 30। थर्ड का डाइपोल एम नेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 60 का होगा, और लास्ट में फर्स्ट का होगा। इस तरह का भी सवाल आप देखोगे नीट ने पूछा। तो नीट ने यहाँ से दो टाइप के सवाल पूछे हैं कि हम बेंडिंग कर दें या हम वेक्टर एडिशन करवा दें। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए, ठीक है ना? अगर इस तरह की नोट्स मैं अपनी दीवार पे चिपका दूँ ना तो मुझे सब ऐसे याद रहे, ठीक है? ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या क्या है देखते हैं एक बार, ठीक है? इसके आगे क्या क्या है। टॉपिक नंबर 2 पहला हो गया, एक बार देख लो, ठीक है? तो हमने कर दिया जैसा सवाल हमसे कहा गया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आइए। डाइपोल मोमेंट के बाद अब आता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डाइपोल बना रहा हूँ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। This is called axial position. Along the length of dipole is called axial, and this is called equatorial position. Perpendicular to the dipole is equatorial, along the dipole axial. Dipole moment m from कैसे साउथ टू नॉर्थ। आपसे कहेगा बी एक्सियल बता दो, पहले डायरेक्शन, बी एक्सियल अलॉन्ग द एम होता है डायरेक्शन। तो अगर मैं बी एक्सियल निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्सियल पॉइंट पे आऊँगा, एम की दिशा राइट वर्ड है, बी एक्सियल राइट वर्ड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी एक्सियल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m by r cube. What is r cube? The distance of point from center of the dipole, r. डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी है उस पॉइंट की? इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर लाइन पर, डिस्टेंस एट r। बी इक्वेटोरियल हमेशा
अपोजिट टू एम होता है। एम राइटवर्ड है, एम किधर है, राइटवर्ड, तो बी इक्वेटोरियल लेफ्टवर्ड। वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, सिंपल। ओके, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एम के अलॉन्ग होती है, इक्वेटोरियल एम के अपोजिट होती है। मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैट में जहाँ के होता है उसकी जगह पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट 4 पाई, जहाँ पी होता है उसकी जगह पे एम रिप्लेस कर दो, फार्मूले सेम है, कोई फर्क उनमें नहीं। ठीक है, याद हो गया? बोले नहीं, कोई जर्नल पॉइंट बता दो भैया। इस पॉइंट पी पर जो है, जिसका पोजीशन वेक्टर, वो लाइन जो सेंटर से पॉइंट को मिलाती है, तो उसका एंगल एम के साथ थीटा हो। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। बट इस तरह के सवाल पूछे नहीं गए, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं। तो बी एक्सियल टू एम बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल एम बाई आर क्यूब, और जनरल पॉइंट के लिए याद रहेगा। ये सवाल है। क्या सवाल आए हैं? हाँ, टेस्ट में आते हैं। कैसे आते हैं मैं समझाता हूँ। नीट में नहीं है, गाइड में आपको सवाल मिल जाएगा, बट हमारी प्रेफरेंस गाइड नहीं है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो इस चैनल का मेन मकसद यही है कि हम आपको उस कंटेंट के बारे में आपसे आपकी पहचान करा पाएँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में नहीं है लेकिन टेस्ट वगैरह में मिलते हैं। कैसे सवाल? एक ही सवाल करवा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो डाइपोल मोमेंट एम एम, डायरेक्शन दे दिए मैंने आपको, डाइपोल 1 डाइपोल 2। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट पी पर जो कि स्क्वायर है, मुझे बी नेट बता दो। पी पर बी नेट बता दो। देखो मैं बता तो दूंगा, लेकिन बस तुम्हें ये फोकस करना है कि कौन से सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले। डाइपोल्स कितने हैं? दो, तो दो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन पॉइंट पी किसके लिए एक्सियल है और किसके लिए इक्वेटोरियल है। कैसे? M1 के लिए ये एक्सियल लाइन है पॉइंट पी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, सॉरी B1, और B1 क्योंकि एक्सियल है पहले डाइपोल का, तो फार्मूला क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाइपोल मोमेंट 2m अपॉन सेपरेशन कितनी बेटा, ए क्यू। M2 के लिए ये पॉइंट पे इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड M के अपोजिट, M राइट वर्ड है, अपोजिट हो गया B2। इक्वेटोरियल वाला फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट M अपॉन सेपरेशन है क्यू। ये भी ए है, ये भी ए। व्हाट इज अ बी नेट? ज़्यादा माइनस कम, दो में से घटाइए एक, किस तरफ, टूवर्ड राइट, ज़्यादा वाले की तरफ। तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, आ जाएंगे तो कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है। हो जाएगा, देख लो, बिल्कुल स्लोली स्लोली, हौले हौले, तुम्हें सब आ जाएगा। टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बिहेवियर ऑफ डाइपोल या बार, चाहे बार मैग्नेट का हो या डाइपोल का हो, मैग्नेटिक नीडल का हो, एक ही बात है। ठीक है ना? देख लो एक बार। तो हमने डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा, आप याद करिए, 3 सवाल उसके किए, वो लर्न करिए। मैग्नेटिक फील्ड देखा, एक्सियल, इक्वेटोरियल, उसकी डायरेक्शंस और वेक्टर के एडिशंस। उसके बाद अब बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट। इसमें क्या है? बिल्कुल सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये इसका डाइपोल मोमेंट है एम, ये एंगल है थीटा। तो मैंने एक बार मैग्नेट को, जो कि डाइपोल जिसको कहते हो, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है। अगर बेटा बी यूनिफॉर्म है
तो मैंने कहा था साउथ पोल इज बिहेव एज माइनस एम, नॉर्थ पोल बिहेव एज प्लस एम, प्लस एम इक्विवेलेंट टू प्लस क्यू, माइनस एम इज इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू। जो वहाँ चार्जेस काम करते हैं यहाँ पोल स्ट्रेंथ काम करती है। एफ बराबर क्यू ही होता है, बिल्कुल सेम है। प्लस एम पर फोर्स लगेगा इस दिशा में एफ ई, एम इंटू बी, माइनस एम पर बी के अपोजिट फोर्स लगेगा एफ एम, एम इंटू बी। अगर ये यूनिफॉर्म है तो दोनों फोर्सेस सेम होंगे क्योंकि बी सेम रहा, पोल स्ट्रेंथ भी सेम है। एफ नेट जीरो, नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ओनली रोटेटरी मोशन। सिर्फ क्या होगा? रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर यही बी कैसी हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म। अब बेटा तुम बोलोगे एफ नेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा और उस समय ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है एक बॉडी पर, तो वो उसको टॉर्क प्रोवाइड करा देगी रोटेशन के लिए। ठीक है, अरे बोलो। चलो अब आते हैं इसके पहले टॉपिक पर, टॉर्क। फार्मूला वही है, वहाँ P क्रॉस ई होता है, M क्रॉस B, मैग्नेटिक डिवाइस बोलोगे तो एम बी साइन थीटा। कहने का मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू 0, मतलब टॉर्क भी नहीं होगा। टॉर्क नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशंस। व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज व्हाट कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर टॉर्क भी जीरो हो गया तो ना तो रोटेशन होगा ना तो ट्रांसलेशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब नीट ने सवाल पूछा कि बताइए अगर एक मैं डाइपोल को या बार मैग्नेट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म रख देता हूँ तो बताइए एट कितने ओरिएंटेशंस पर इक्विलिब्रियम होगा? 2, 0 डिग्री और 180। याद रहे? ठीक। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहती है? एम की दिशा along B। मैग्नेटिक फील्ड चाहती है M की दिशा along B हो जाए, मतलब B के along आ जाए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसके लिए वो टॉर्क लगा रही है। तो अगर जितनी बार डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन B के along नहीं होगी वो टॉर्क लगता रहेगा। ठीक है, वैल्यू निकाल दोगे, बिल्कुल सही बात। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का सेम फार्मूला होता है माइनस एम डॉट बी, माइनस एम बी कॉस थीटा। मिनिमम पोटेंशियल माइनस एम बी एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर दो ओरिएंटेशंस पर इक्विलिब्रियम है तो एक पर स्टेबल होता है और एक पर अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बी के अलॉन्ग है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, तुम डिस्प्लेस भी करोगे वापस उसे यहीं आना है। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होती है? 180 ले लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस एम बी कहाँ होती है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी इक्विलिब्रियम है लेकिन कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब? अगर तुम्हारा डाइपोल 180 पर ओरिएंटेड है मैग्नेटिक फील्ड से तो डाइपोल इधर है, बी इधर है, मैंने जरा सा भी डिस्प्लेस किया रुकेगा नहीं, सीधा वापस आएगा अपने एक स्टेबल की तरफ। दैट्स वाई स्टेबल, जब तक है छेड़ो मत, तो वैसे टिका रहेगा। जरा सा भी डिस्प्लेस करोगे, जरा सा भी, तो वापस रोटेट कर जाएगा, वापस वहाँ नहीं जाता। निकाल लोगे। इस साल नीट ने यहाँ से सवाल पूछा, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूले लगाने का अधिकार तब है जब तुम्हारे डाइपोल्स कैसे हों? शॉर्ट हों, उनके लिए फॉर्मूले एप्लीकेबल है। आगे बढ़िए। तो पहली बात समझ आ गई कब यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या कहानी है, कितना टॉर्क लगेगा, कितनी पोटेंशियल ऊर्जा होगी। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिए? कर लो, काम आएगा। ठीक है ना? ये नहीं कर सकते, मैं इसका PDF बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ और तुम फोटोकॉपी ले लो, अरेंज हो जाएगी
रिपीट करना, ये तुम्हारी शॉर्ट नोट्स के तरीके से, तुम नहीं बना पाते, मैंने बना के दे दिया। नेक्स्ट आगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना होता है? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब सवाल है थीटा 1 क्या है? इनिशियल एंगल बिटवीन एम एंड बी, थीटा 2 फाइनल एंगल बिटवीन एम एंड बी। इसका मतलब है थीटा 1 थीटा 2 इनिशियल और फाइनल। जैसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दिस इज थीटा 1। अब मैंने इसको घुमा करके ऐसे कर दिया, तो अब ये जो एंगल बना है एम बी के बीच, थीटा 2, तो इनिशियल कितना फाइनल कितना है दोनों देख लेना। ये वर्कडन भी होता है, या इसी को कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट डाइपोल। नीड 2025, 1 जूल आंसर, यही सवाल था। ठीक है ना, हो जाएगा। तो सोचो, अगर पिछले साल कोई बच्चा ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि पिछले साल की तरह अगर मैं तैयारी करूँ बिल्कुल सेम, जैसे कि 45 क्वेश्चंस है और मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पोर्शंस को पकड़ता जा रहा हूँ, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने सवाल रिपीट हुए, कितने सवाल आए? अगर वो 40 आए हैं तो इस साल भी 40 है। ये सत्य है, आपको कोई बताया जाए नहीं, ये सच है, आपको मानना पड़ेगा। मैं मान चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान है नीट क्रैक करना। हर साल नीट क्रैक कर लेता हूँ, 24-25 में भी, और इस साल दूंगा तो इस साल भी। तुम देखोगे, अगर मैंने इस साल एग्ज़ाम दिया, अगर दिया खुद को ट्राई करने के लिए कि रैंक कहाँ तक लाता हूँ, तो तुम देखोगे मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यही मैं खुद पढ़ता हूँ, यही मेरी शॉर्ट नोट्स है। मैं बस फोकस किस पे रखता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहता, मैं 1 अरब सवाल नहीं करना चाहता, मैं 500 सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन वो PYQ होने चाहिए, वो चाहे मेंस हो चाहे नीट हो। वो रिपीट कर करके मेरे जहन में हर टॉपिक की एक इमेजिनेशन बनती है कि कहाँ से कैसे सवाल फ्रेम हो रहे हैं। और नेचर है एग्ज़ाम का कि सवाल बहुत नए नहीं आते, उसी फ्रेम पे आते हैं। अगर मान लो 2-3 सवाल नया है तो हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम उस टॉपिक से उस सवाल को कर सकते हैं। मान लो नहीं आ रहा है तो 3 सवालों से 2 सवालों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुम KGMC में पढ़ोगे, तुम एम्स में पढ़ोगे, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ पढ़ोगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है अपना? टाइम पीरियड। मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक बार मैग्नेट को, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इनके बीच कुछ स्मॉल एंगल थीटा है, ऐसे है। इस बार ये B हो गया, ये तुम्हारा डाइपोल हो गया। अगर मैं रिलीज़ कर दूं क्या होगा? तुम कहोगे टॉर्क लगेगा। टॉर्क सीधा उसको B की दिशा में लाएगा, लेकिन इस ओरिएंटेशन से यहाँ तक टॉर्क लगातार बढ़ा है, टॉर्क लगातार लगा है, स्पीड बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड, तो रुकेगा नहीं, यहाँ आएगा, फिर वापस टॉर्क, तो लगातार ऐसे ऑसिलेट करेगा। इस तरीके से बंदा भाई, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? 2π√I/mb। What is I, MOI? Moment of inertia. M, dipole moment. B, external magnetic field. तो ये जितना बिहेवियर तुमने पढ़ा, अब इस पर नीट ने सवाल पूछ लिया था 24 में, ठीक है ना, तो यहाँ से 24 में सवाल आया था। तो तुम सोचो, अगर मैं यही नोट्स प्रिपेयर कर रहा होता 24 में तो मुझे 2 सवाल मिल चुके होते। 25 में प्रिपेयर कर रहा होता तब मुझे 1 सवाल मिल चुका होता। 26 के लिए भी तो मिलेगा फिर सवाल ना, प्रोबेबिलिटी सोचो। ये है थिंकिंग करने का तरीका। ओके, मैं ये सब ऐसे क्यों बता पाता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है एग्ज़ाम को, पढ़ाई को। ओके, तो ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ तक के तो सवाल करवा दिए कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसी जगह पर डाइपोल ही करना, अब बिहेवियर की बात करते हैं। अच्छा, ये बिहेवियर कहाँ देखा गया? ये बहुत अपनी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर है, इनका एक्सटर्नल फील्ड में। कोई भी नेचर है फिजिक्स का कि अपनी फील्ड के कारण कोई अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे के फील्ड में जाना पड़ेगा। आई होप तुम समझ पाए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, डाइपोल। उम्मीद है तुम समझ पाए होगे। अब इसके लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल, तो मैग्नेटिक मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे दिए गए,
उस सवाल में क्या कहा उन्होंने, देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कितनी उस बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हम m को b के परपेंडिकुलर कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी m b cos थीटा, आगे माइनस थीटा इज 90 0 कर लेंगे, बिल्कुल। दूसरा सवाल वही सवाल है जो मैंने आपको करवाया था, लेकिन 2024 में नहीं आया ये उसके पहले एग्जाम में है ये भी नीट का ही क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी नीट का है, बस रेफरेंसेस गलत लिए गए हैं वहाँ पे, 24 नहीं। जो सवाल मैंने अभी करवाया था आपको ब्रेक मोड़ने में कि मैंने एक आर को मोड़ दिया 60 डिग्री, कितना आया था 3m/π। ठीक, नेक्स्ट 24 में फिर सवाल आया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.0 कितने की, पढ़ लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, हाँ ये 2024 में है, तो रेफरेंस वहाँ लिखा नहीं गया है, बनाने वाले कई बार नहीं लिख पाते, गलती कर देते हैं। 2024 नीट, बट मुझे याद है, मैंने पीवाईक्यू को बहुत ध्यान से सीखा है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला है, मैग्नेटिक नीडल मतलब बार मैग्नेट 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में पूरे करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। सोचो अगर 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन को करने में लगा समय 5/20 मतलब 1/4 सेकंड, यही क्या है आपका टाइम पीरियड। तो मुझे टाइम पीरियड मिल गया 1/4 सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को करने में लगा समय, एक ऑसिलेशन को करने में लगा समय 1/4 सेकंड, ठीक है ना। बोलो अब हमें क्या पता, टाइम पीरियड बराबर 2π/√I/mb। सिर्फ इस सवाल में क्या है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। टाइम 1/4 रखो, 2π√I की जगह पे कितना रखोगे 9.8 × 10⁻⁻6, बी की जगह पे 0.049 और x × 10⁻⁻5। कैलकुलेट करो, आंसर लो, तुरंत करो बैठ के, सोचो मत, वीडियो पॉज करो, आंसर लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये 24 का क्वेश्चन था, कर लोगे ना, ईजी है। नेक्स्ट, हाँ 2016, तो मैंने क्या किया, मेंस और नीट पीवाईक्यू के सारे सवाल मैं भी आपको इस टॉपिक के करवा दूंगा। एक बार मैग्नेट है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट है तो थीटा = 0 डिग्री, 180 मत लेना, हमेशा 0 जब कुछ ना बताए तो। 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो θ1 0 हो गया, θ2 60 हो गया, ठीक है ना। पहले 0 पे था, अब 60 रोटेट कर दिया, 60 हो गया। वर्क डन W का है, आ जाओ। ना M दिया ना B दिया, तो मान लिया M और B रहे होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट M, मैग्नेटिक फील्ड B, इसमें रोटेट कर रहा है। θ1 0 1 60 1/2, तो वर्क बराबर क्या आ गया mb/2, तो यहाँ से mb बराबर मिल जाएगा तुमको 2W, अननोन था ना वो, यहाँ से मैंने नोन किया। अब उस जगह पर जब 60 डिग्री पर घुमा दिया तुमने, तो वहाँ उसको रोकने के लिए उस नई जगह पर कितना टॉर्क, कितना दोस्त, mb sin 60, नई जगह 60 डिग्री, mb की जगह 2W √3/2, कितना आ गया √3W। बोलो, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर लोगे या नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट हो, 3 हो गया। चौथा वही सवाल है जो मैग्नेटिक, जो निडल आपको मैंने घुमा के दिया था, ठीक है ना, 3m/π। वो तीसरा सवाल लैंग्वेज में था, ये फोटो बना के गलती कर दी है बनाने वाले, एक्चुअली 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, अगर हम 60 डिग्री तक लेके जाएं पैरेलल डायरेक्शन से, तो पैरेलल था पहले, तो θ1 कितना 0 डिग्री, कितना लेके गए 60 डिग्री, वर्क ही तो बताना है, क्या होता है mb cos θ1 - cos θ2 m, प्लेस करो 20 × 10⁻⁴ b 6 × 10⁻⁻6 सॉरी -4 cos θ1 cos 0 1 θ 60 1/2, ये चला गया 12 1/2 6
जूल। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके 6 जूल। ऐसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, करोगे हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2002 में है, ठीक है, तब AIPMT था, नीट लिखा हुआ है। दो बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्रीज, मतलब सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब लेंथ सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट M2M है, फर्स्टली प्लेस्ड ऑन अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड एंड टाइम पीरियड इज T1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? सोचो एक ही बार मैग्नेट है, तो अगर एक ही बार मैग्नेट है, एक ही रीजन में है, तो भी कांस्टेंट होगी। अगर मैं इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट में गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई? ml²/12 मास इंटू लेंथ स्क्वायर/12, ना मास बदल रहे हो ना लेंथ बदल रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज हुई। जितना पहले टोटल दोनों को जोड़ के थी उतना बाद आई भी कांस्टेंट। T इनवर्सली 1/√m T1/T2 इनवर्स रिलेशन M2/M1 M2 कितना है? तो ये अपोजिट है ना दोनों केसेस, तो अपोजिट है, तो M2M हो गया, ये जुड़ गया 3M हो गया, T2/√3 या T1/√3 इक्वल टू T2। तो कौन ज़्यादा? ऑब्वियसली बात है T2 ज़्यादा, क्योंकि √3 1.7 होता है, तो T1 इज़ लेस देन T2। कर लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, आप देखोगे ना सेम दिशा में तो ऐड करोगे, अपोजिट है तो घटाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तुमने रॉड को काटा ना कोई और चेंज किया। तो अब तुम काट पीट नहीं रहे, उसके पार्ट नहीं बना रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये थे नीट के सवाल। नेक्स्ट आते हैं मेंस के क्वेश्चन। अब मेंस के जो भी सवाल हैं इस टॉपिक के मैं यही करवा दूँ। मेंस के सवाल देखो भाई, कहाँ चले गया? आ जाओ यार, तू कहाँ से आ गया भाई? चला जा। हाँ सॉरी, टाइम लगता है यार सीखने में, कोई बात नहीं। मेंस का क्वेश्चन देखो, क्या नया सवाल है जो मेंस में आया? मैं बस यही जानना चाहता हूँ, क्या हमारे दिमाग में अगर फ्रेम सेट हो जाए तो सवाल करना टफ है? नहीं, ईजी है, बहुत ईजी। इतना ईजी है कि हम एक दिन में एक पूरी यूनिट कर सकते हैं। चलो सवाल देखो, मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंस है टॉर्क, कितना टॉर्क? 80√3 न्यूटन मीटर। कितना एंगल? कितना आसान है, 60 डिग्री, हर जगह 60 है, क्योंकि वही 1/2 होता है 60 डिग्री, ताकि कैलकुलेशन ईजी है। व्हाट इज़ पोटेंशियल? क्या M दिया गया, B दिया गया? नहीं, तो क्या मिलेगा यहाँ से? बिल्कुल सिमिलर सवाल जो पहले 2013 या 2016 में नीट में आया था। MB निकालो, पुट करो दूसरी जगह। मिल गया MB, क्योंकि वो तो अननोन है ना मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया बार मैग्नेट का, और ना ही B दिया गया था, मैंने निकाल लिया। अब कहाँ गया पोटेंशियल, बता दो उस जगह। क्या टफ है भैया। MB की जगह 160 cos 60 1/2 माइनस 80 जूल। सफलिंग ऑफ द नॉलेज है, कुछ समझ पा रहे हो? ये है कहानी। आगे बढ़ो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखते हैं क्या है। 2L20 यूनिट्स है, D10 यूनिट्स है। अगर लेंथ के मेजरमेंट में, उसने ये नहीं बोला D या L, उसने कहा लेंथ के मेजरमेंट में 1% की अनसर्टेनिटी हो, तो फील्ड में कितनी होगी? आ जाओ। B इक्वेटोरियल कितना होता है, जल्दी बोलो। B इक्वेटोरियल इक्वल टू μ0/4π m/r³। थोड़ा सा सेटल करोगे तो B इक्वेटोरियल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन r³ तो रहेगा ही रहेगा, इनटू M में L आता है, तो B इक्वेटोरियल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन L एंड r³। परसेंटेज चेंज B 5% से कम, 3 इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ R प्लस परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ।
1% की अनसर्टेनिटी है किस में, लेंथ में, ठीक है ना। तो बोलो 3 इंटू 1% प्लस 1%, टोटल 4% की क्या रही, अनसर्टेनिटी रही बी में। इस तरीके से सवाल करोगे, मेंस का सवाल था। फिर 24 में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, बी इतना है, वर्क डन फ्रॉम रोटेटिंग मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। बोल भाई 24 का सवाल कर लोगे। मोस्ट स्टेबल थीटा इक्वल टू 0, मोस्ट अनस्टेबल 1 और सी, तो वर्क बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, 0 माइनस 180, 180 क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 MB। वैल्यू पुट करो, आंसर लिखे हो। 24 में ऐसा सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कह रहा है मेरे पास 2 डाइपोल है, साउथ नॉर्थ, दिस द मिड पॉइंट। एक चार्ज पार्टिकल इस दिशा में v स्पीड से जा रहा है, बता दो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ये एंगल थीटा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा 45 है। आई निकाल लेता हूँ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका 2m है। जिस जगह पर चार्ज v स्पीड से जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री बना के, उस जगह पर मुझे बी नेट चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, Fm बराबर QVB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, पहले के कारण, दूसरे के कारण। टोटल डिस्टेंस d है, तो आधी डिस्टेंस क्या होगी d/2, और ये आधी d/2। इसका मतलब जो डाइपोल से सेपरेशन है दोनों की, वो d/2 की है। सबसे पहले मैं बी नेट निकालता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालता हूँ। दिस इज द एक्सियल पोजीशन, ये पॉइंट इसके एक्सियल पे B1। अब ये देखो, इसका डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड है, और इस बार मिनट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, तो m के अपोजिट B2। B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डाइपोल मोमेंट इसका 2m है अपॉन d/2 का क्यूब। और B1 जब निकालूंगा, क्योंकि वो एक्सियल है उसके लिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका m है तो कितना आ जाएगा 2m अपॉन d/2 का क्यूब। दोनों सेम ही है, एंगल 90। बी नेट कितना, हम सबको पता है वैल्यू सेम, एंगल 90 हो तो √2 टाइम्स ऑफ आइदर वैल्यू, कोई एक वैल्यू पकड़ लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/d/2 का क्यूब। कितना एंगल होगा बी नेट का, बिल्कुल जब दोनों वेक्टर्स बराबर है तो बी नेट भी v की दिशा में होगा, मतलब साइन थीटा विल बी 0 डिग्री। वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी नेट लेगो ना, बी नेट से देखो आप, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए। क्या होगा, Fm बराबर QV रहा बी की जगह, √2 म्यू नॉट 4 पाई 2m/d/2 का क्यूब। 2 से 2 मर गया, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढ ले बेटा जी, 1/√2 किस में है। अच्छा 4 पाई मेंटेन रखना है, तो 4 पाई मेंटेन रखना है, तो √2 म्यू नॉट 4 पाई, आंसर नंबर सी। देखो √2 म्यू नॉट 4 पाई 2m/d/2 का क्यूब। कर लोगे, बोलो जी कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सॉरी, दूसरा ऑप्शन होगा 2m/d/2 का क्यूब। काटिए मत इसको, ऐसे रहने दीजिए। तो ये जो आंसर है, आंसर नंबर डी, मतलब उसमें फ्रेम गलत किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, कर ले। नेक्स्ट आते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, अब इतने सवाल थे जो मुझे मिले, ठीक है ना। तो इतने सवाल आप करिए, इतना आपका 12 मिनट है कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है।